अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त मशरकी पड़ोसी मुल्क भारत में वॉर मॉन्गरिंग उरूज पर है। नरेंद्र मोदी को ताने दिए जा रहे हैं, 56 इंच की छाती, मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। और ये एक पैटर्न के तौर पर सामने आया है। एक मरतबा फिर भारत की एडवेंचरिज्म और वॉर मॉन्गरिंग ने साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगा दिया है। इंसिडेंट कुछ यूं है कि गुज़श्ता रोज़ मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जहां पर भारत की जुल्म बर्बरियत 76 साल से जारी है, वहां के सियाहती मकाम पहलगाम में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया, जहां पर 3 अननोन गनमैन अचानक से उस सियाहती मकाम पर निकल आए और एक मेडो में, एक चरागाह में हमला किया गया। कुछ सयाह वहां पर मौजूद थे, 27 के करीब लोग जान से गए और मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए। हैरानकुन तौर पर जो हमला आवर थे, उन्होंने इस इंसिडेंट में ख़वातीन और बच्चों को छोड़कर मर्दों को निशाना बनाया। सिर्फ भारतीय शहरी नहीं, भारतीय जो दीगर शहरों में, दीगर ममालिक में मुकीम हैं, वो भी इसमें निशाना बने। मुख्तलिफ शहरियतें उसमें शामिल हैं। और अब इस तमाम इंसिडेंट के बाद भारत ने एक पैटर्न की तरह पाकिस्तान के ऊपर अनऑफिशियली इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। एक साथ हमने देखा कि बहुत से बीजेपी से लिंक्ड और रॉ से जो उनके माउथ पीसेस कहलाते हैं, इसी तरह आरएसएस के माउथ पीसेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन्होंने एक जैसे ट्वीट्स करना शुरू किए और सैकड़ों ट्वीट्स इस इंसिडेंट के 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात के आ चुके थे। साथ ही हमने ये देखा कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स 1 से 3 घंटे के अंदर मीडिया को और सोशल मीडिया पर लीक की गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया ये इल्ज़ाम सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर लगाएगा? अगर ये इल्ज़ाम सरकारी तौर पर पाकिस्तान पर लगाया जाता है तो फिर नोइंग द सेंटिमेंट देयर, क्या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि वो एक मरतबा फिर फरवरी 2019 की तरह, जब पुलवामा इंसिडेंट के बाद एक बालाकोट पर हमले का ड्रामा रचाया गया था, क्या उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान इस वक्त कितना तैयार है? इन बुनियादी सवालात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार। साथ ही मुझे तुर्की में इस वक्त मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कार हसन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। और एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ फैसल राजा साहब आपसे करूँगा। ये बताएं कि ये जो इंसिडेंट है, इसमें अगर आप इन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप इसको कैलकुलेट करें, आपने इंडियन मीडिया पे इस दौरान सेंटिमेंट भी देखा, आप अपेयर भी हुए हैं, इस वक्त मजमूई तौर पर वहाँ पर सेंटिमेंट क्या है? देखिए, वहाँ पे वॉर मॉन्गरिंग चल रही है और इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। इंडियन मीडिया ये चाहता है कि पलक झपकते साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए और समहाउ ये जो सारा कुछ स्टेज किया गया है, इसका बदला लिया जाए। मेरी नज़र में ये सारे का सारा ड्रामा दोबारा से रचाया जा रहा है एक फॉल्स फ्लैग की शक्ल में, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए और वहां से एविडेंसेस भी अगर कलेक्ट किए जाएं, जो कि ऑन रिकॉर्ड अभी तक मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने जो अपने सबूत दिए हैं वो नाकाफी हैं। उनके ऊपर वो डिबेटेबल हैं, उनके ऊपर डिबेट होने की जरूरत है। और मेरी नजर में जब तक उनके ऊपर डिबेट नहीं होती, उनको सही से परखा नहीं जाता, और सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से नहीं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान, जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाए तो उससे पहले उसकी प्रॉपर प्रोब होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ दो देश का आपस में मामला नहीं है, यह 2 न्यूक्लियर देश का आपस में मामला है। और ऐसे किसी कंट्री के ऊपर थोप देना, जबकि वो जगह लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूरी के फासले पे है और बीच में 9 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किधर क्या सोई हुई थी। और अब जबकि वो डिफरेंट अपने एविडेंसेस के साथ आ रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो हमने पकड़ लिए और उनको बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त हमने मार दिया है। ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो कि कश्मीरी यूथ को पकड़ के उनको एक्स्ट्रा जुडिशली मर्डर किया जाता है। मेरी नजर में भारतीय मीडिया की इस चाल को इसी वक्त इसका कलाकुमा करने की जरूरत है और इसके ऊपर प्रोब करने की जरूरत है कि हुआ क्या। सही, इसकी मजीद जुजियात पर हम आते हैं। एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि चिट्टी सिंहपुरा का वाकया हो,
टेरर बोट का जो ड्रामा हुआ था वो भी आपके इल्म में होगा। फिर उसके बाद पठानकोट अटैक है, उड़ी इंसिडेंट हुआ, पुलवामा अटैक है। ये तमाम के तमाम जो हमले हैं समहाउ ये कोइंसाइड करते हैं किसी बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। कभी क्लिंटन का दौरा होता है, कभी जॉन कैरी का दौरा होता है, कभी जेडी वांस इंडिया में मौजूद होते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जो है वो न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली से खिताब के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट उरी इंसिडेंट। ये तमाम के तमाम मामलात किस तरीके से कोइंसाइड कर जाते हैं कि हमेशा इस किस्म के किसी वाक़े की टाइमिंग मैच कर जाती है किसी ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट से कि जहां पर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ किया जा सके? जी बिल्कुल, ये सोच तलब है कि इस वक्त जेडी वांस जो हैं और जिनकी अहलिया जो उषा हैं वो इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट कर रहे हैं इंडिया का। और उसी दौरान में ये वाक़या जो है, और पहले भी जिस तरह आपने इशारा किया, अब उसमें देखने की चीज़ ये है कि इंडियन अखबारात जो हैं, अगर आप उनके सारे वो चैनल्स देखें या उनके वेबसाइट्स देखें, तो वो तो इसकी बहुत सारी इवन डिटेल्स भी अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं और नाम ऑफ़र कर रहे हैं कि जी ये फ़लाँ है और वो पाकिस्तान से आया और इस तरह सारा। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी इसी तरह इंडियंस करते रहे हैं इस किस्म के अटैक्स पे। जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आप क्या जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसका कोई सबूत देते हैं, और जब आप सबूत अगर देते हैं और फिर प्रोब होती है उस पर, और जाहिर है कि इतनी जल्दी वैसे भी जब आप कुछ नाम वगैरह दे देते हैं और सब चीज़ें जो उनसे एक इल्ज़ाम लगा देते हैं हेस्टीली, तो उसका मतलब होता है कि उस पर मुकम्मल कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, कोई एविडेंस उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया गया। और जब एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है, प्रोब्स होती हैं, उसके बाद उस पर डिबेट नहीं होती, बल्कि उसके बाद उसको असेस किया जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो दो मुल्क आपस में कोई डिबेट के ज़रिए हल करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोब्स के ज़रिए और एविडेंस बेस्ड होती हैं। और वो इंडिया एविडेंस इससे जो पहले के कई कुछ वाक़यात हैं उसमें देने में नाकाम रहा है, जबकि ऐसे बहुत से वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं जिसकी एविडेंस की तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान ने फराहम भी की इंडिया को, और बल्कि दुनिया को फराहम की कि कई मौके पर डोजियर्स जो हैं वो दिए गए अक़वाम मुत्तहिदा को भी, दूसरे मुल्कों को भी। मैं ज़फ़ीर था जर्मनी में, इटली में, उस वक्त भी वो डोजियर हमारे तक भी पहुँचे और हमने भी आगे ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो उनके हुकूमतों के अहम तरीन दफातर थे उसमें दिए। तो और फिर ये बहुत आम होता है अगेन कि एक वॉर मॉन्गरिंग किस्म की जो इस वक्त चीज़ है वो ना शुरू कर दी जाए, बिकॉज उसमें तो फिर आप बेसिकली देन यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट एज दे से ना, कि अगर किसी टेररिस्ट का मकसद ही ये है मिसाल के तौर पे एक बदअमनी कायम करना या जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करना, या फिर आप तो उनके हाथों में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, हो सकता है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, और इसमें जो है ना जंप टू कंक्लूजन्स वाली चीज़ जो उनसी है वो नहीं होनी चाहिए। बट नोइंग इंडिया सो वेरी वेल, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या इंडिया ऑफिशियली सरकारी तौर पर, जैसे माजी में बहुत सारे इंसिडेंट्स का उसने ऑफिशियली पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, विल दे गो टू द एक्सटेंट कि जहां पर वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाएं? क्योंकि अगर वो इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर सरकारी सतह पर लगा देते हैं, ये सिर्फ मामला सोशल मीडिया तक महदूद या मेन स्ट्रीम मीडिया तक महदूद नहीं रहता, तो फिर उनके ऊपर एक प्रेशर माउंट होगा कि अब आप कोई बदला लें, सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। जी देखें, मोदी ने तो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है ही सेड कि जी हमारा रिस्पांस जो है वो लाउड एंड क्लियर होगा। तो जाहिर है कि वो एक इशारा है, एक इंडिकेशन है कि इस वक्त वो क्या जो है किस तरफ वो सोच रहे हैं। तो अभी तो उनके अखबारात में है ये सारी चीज़ें, और जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट इस किस्म का क्रिएट हो रहा है कि जिसके बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट जो सी है अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी ये बात कर देती है, ये इल्ज़ाम लगाती है, तो बिल्कुल जिस आप कह रहे हैं फिर प्रेशर आता है, और फिर ये चीज़ आपको पता होती है कि प्रेशर आएगा, तो फिर जाहिर है कि आपने पहले से तय किया होता है कि आपने उसके बाद क्या लाए अमल इख्तियार करना है, बिकॉज आप ऐसी स्टेटमेंट्स जारी ही नहीं करते कि जिसके रिएक्शन में आपको पता हो कि आपको कुछ और एक्शंस लेने पड़ेंगे जब तक कि आप वो एक्शंस लेना ना चाहते हों। तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करे। इंडिया एक जो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी है, इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर इस रीजन में जो कशीदगी है
जिस तरह ये दो न्यूक्लियर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और उनके बीच में अगर कोई भी कशीदगी होती है तो उसमें सही। बहुत ही एहतियात से करने की जरूरत होती है। तो इसलिए इस वक्त जो तवक्को है की जा सकती है, जो कि माजी में तो खैर इस तरह नहीं होता रहा, लेकिन जो जो दुनिया में जो है ऐसी हुकूमतें जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं मिसाल के तौर पे, या और जो है अरब गवर्नमेंट्स हैं, वो ये देखना चाहेंगी कि इस वक्त इंडिया कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है। और सही। इस सिचुएशन में जी सही। मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि इसमें जाहिर है कि माजी में जब इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए, बाद में हमें माइक पॉम्पियो की किताब से पता चला कि वो कुछ किरदार अदा कर रहे थे, यूएई ने कोई किरदार अदा किया, या दीगर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो किस तरीके से कब कब कैसे कैसे जंप इन करती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैं आपके पास वापस आता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इट्स गेटिंग वेरी सीरियस। यानी राजनाथ सिंह, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं अब कि इंडिया को डराया नहीं जा सकता, हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी और हालात के मुताबिक हो। हम ना सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पसे पर्दा हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसी नापाक साजिश रची है। ये अब वो इसकी किसी इंटरनेशनल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये सारी बहस चल रही है, ब्रिगेडियर साहब ये ज़रा सुने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान की आर्मी और उसकी प्रिपेयर्डनेस के हवाले से गुफ्तगू की है। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं। एटम बम गिरेगा, हमारे ऊपर गिरेगा, पाकिस्तान की फौज ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा है, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, जो कठपुतली वज़ीर आला भी रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है कि पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस क्या, उस पर आने से पहले एज ए डिफेंस एनालिस्ट हैविंग सर्व्ड ऑपरेशनल एरियाज में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये जो इंसिडेंट है 3 गनमैन का लाइट वेपन्स के साथ एक सियाहती मकाम पर नमूदार होना, कि जहां पर दे नो कि उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, उनको उस तरीके से एम्बुश जो है उसको रोका नहीं जाएगा, ऐसे सॉफ्ट टारगेट को चूज करना, ये इंसिडेंट आपको किस किस्म की प्रिपेयर्डनेस दिखाता है? या आपको लगता है कि ये बिल्कुल जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ और बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये अटैक कैरी आउट किया गया? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक दोनों सूरतों में जो है ना, भारत जो है आई थिंक हजीमत उठानी पड़ी है। फर्ज करें उनका दावा ठीक है, और ये भी क्लेम किया जा रहा है जी कि ये इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और साउथ ऑफ पंजाल पे वॉक करके वहां पे आए। ये डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर बनता है अगर आप बाय रोड जाते हैं। तो फिर ये आई थिंक इतनी बड़ी फौज किस काम की कि आप ना इन्फिल्ट्रेशन रोक सके, ना आप जो है प्रिवेंट कर सके। और ये बड़े हैविली गार्डेड एरिया है, टूरिस्ट सीजन है इसमें। और पहलगाम जो है इवन श्रीनगर से भी आई थिंक अगर ईस्ट की तरफ जाए तो तकरीबन 50-60 किलोमीटर है, तो मतलब वैली से भी थोड़ा हट के है। दूसरा आ जाता है कि अगर ये फॉल्स फ्लैग है जो पाकिस्तान की परसेप्शन है, और उसमें उसके चूंकि पहले अगर आप देखें ये रेजोनेट कर रहा है। इवन आई थिंक कश्मीरी की अभी वीडियो चल रही है कि ये छटिंग से पूरा 2 है, और मैंने भी कल ये बात की थी कि अभी इसका सबूत ये है कि बेसिकली कैप्टन राठौर है जो बाद में इंडियन आर्मी छोड़ के चले गए, वो उसने क्लेम किया है गुरपतन सिंह पन्नू के सामने कि जी ये जो छठी सिंहपुरा में सिख मारे गए थे 36, वो हमें ऑर्डर किया गया था बकायदा बिल क्लिंटन के विजिट के साथ। तो ये एक प्ले बुक रही है रॉ की, और बड़ी भोंडी सी प्ले बुक है। पास में चले इनका 9/11 साथ लिंक करके फिर मुंबई वगैरह का ये चलाते रहे, लेकिन बड़े अरसे से फिर लोगों ने देखा कि भारत ही एपी सेंटर है ट्रांसनेशनल टेररिज्म का। और कनाडा में ये लोग पकड़े गए, फिर अवतार सिंह खन्ना को मर्डर किया यूके में, फिर जब अमेरिका में हाथ डाला गया पद्मन सिंह पन्नू पे, तो फिर उनको रियलाइज हुआ आई थिंक वेस्टर्न पावर्स को जी कि दिस इज टू मच, दे आर गेटिंग आउट ऑफ सॉ। तो एक तो ये एक एनवायरनमेंट है। दूसरा आई थिंक जो जिक्र भी हुआ, 2 बड़े विजिट हो रहे हैं जिसमें एक जेडी वैंस का है और एक मोदी साहब खुद गए हुए थे केस से, और वहां भी एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। क्योंकि साफ ज़ाहिर है इस तरह की खबर है तो सब लोग कंडेम ही करते हैं कि जी वहां से भी एक स्टेटमेंट आ गया, तो वो आई थिंक पॉइंट स्कोरिंग थी। लेकिन मेरे ख्याल में से ज्यादा जो आई थिंक सीरियस बात है वो मेरी अपनी असेसमेंट है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इंडिया कुछ करेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है बिकॉज स्विफ्ट रिटॉर्ट में उनको पता था कि दे कुडंट कीप दी एंटी, और उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की इंशाल्लाह तैयारी है मिलिटरली, आप देखेंगे। तैयारी पे ब्रिगेडियर साहब, तैयारी पे मैं आता हूं। आप जाहिर तज़किरा कर रहे थे कि इंडियन मीडिया ने या इंडियन ऑफिशियल्स ने या क्वाइटली उनको जो है वो चीज़ें लीक की जा रही हैं उनके मीडिया को, ये चलाओ ये बात करो।
वो तो कुछ भी निकाल लेते हैं। वो तो दरिया से पार जिस तरीके से करवाते हैं और 400-400 किलोमीटर दे ट्रैवल इनसाइड इंडियन टेरिटरी, और फिर जहां पर उनका कब्जा है और एक एक चप्पे पर, एक एक नुक एंड कॉर्नर के ऊपर उनका फौजी खड़ा हुआ है। और फिर आपको याद होगा कि जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, अभी इंसिडेंट ओवर नहीं हुआ था, उन्होंने जाली जनाब जनाब करके बात करने वाले लोगों की खुद से घड़कर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी राजा फैसल वुड ऐड इनटू इट कि वो किस किस्म की ऑडियोज जो है वो जारी की गई थी। ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राजा फैसल साहब, आप इंडियन मीडिया पर आई एम श्योर कि आप कल से मुसलसल इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख रहे हैं। वहाँ पर सेंटिमेंट जो आपने देखा है, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग इफ़ एट ऑल इट कम्स टू दैट, कि जहाँ पर इंडिया जो है वो सरकारी तौर पर पाकिस्तान को इसका इल्ज़ाम लगा देता है, तो फिर कितना प्रेशर होगा नरेंद्र मोदी के माचो मैन वाला जो उनका एक इमेज उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हुआ था वो हमें सबको मालूम है कि वहाँ पर वो माचो मैन क्या हुआ था और वो 56 इंच की छाती सुकड़ कर कितनी हो गई थी। बट इन दिस केस व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग, कितना बड़ा प्रेशर होगा और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए ईसा, अगर बात की जाए कि कल जो कुछ इंडियन मीडिया पे हुआ, आई वॉज एट दैट टाइम सिटिंग इन ऑब्वियसली अर्नब गोस्वामी शो एंड प्रॉब्ली ऑन इंडियन स्क्रीन्स आई वॉज द ओनली वन हु ओनली पाकिस्तानी हु वॉज स्टिल सिटिंग देयर। लेकिन उनको अचानक से ये ऑर्डर्स मिले, कहां से मिले? आई प्रीटी मच श्योर कि वो श्रीवास्तव ग्रुप से इनको ये ऑर्डर्स मिले, एंड श्रीवास्तव ग्रुप इज मीडिया विंग ऑफ रॉ। एंड ऑफ कोर्स वो ऑर्डर्स क्या थे कि कोई भी पाकिस्तानी चेहरा स्क्रीन्स पे नजर नहीं आना चाहिए, और फुल फ्लैज एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा था वो उसके तनाजुर में मैं भी उसी की नजर में हो गया। अचानक से जब मैं बोल रहा था तो मेरी आवाज को बंद कर दिया गया और मुझे स्क्रीन से हटा दिया गया। देन लेटर ऑन आई प्रोटेस्टेड एंड आई वाज टोल्ड बाय देयर टीम कि ऐसे हमें ऑर्डर्स आए हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द स्क्रीन टुडे। आई डोंट नो हु and why they are sending these orders. Of course there is a modus operandi which they have applied in terms of media को वो कैसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बाकी जहां तक बात है कि वो इस वक्त वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ईसा ये थर्ड टर्म है मोदी जी की। इस वक्त मोदी जी को सऊदी अरेबिया भेज देना और यहां पे जेडी वैंस का भी होना, ये सारे के सारा ये सजेस्ट करता है कि दो मुल्क ऐसे हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। यूएस हमेशा से पाकिस्तान का एलाय रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी यूएस का नॉन नेटो एलाय रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द टेररिज्म, एंड स्टिल पाकिस्तान इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट टेररिज्म। दूसरा जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है मुल्क, वो सऊदी अरेबिया, ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया। इन दोनों मुल्कों में प्रेजेंस होना और वहां पे गैलरी प्ले करना मोदी जी की तरफ से, एंड एट द सेम टाइम एक बंदे को मुल्क में गैलरी प्ले करने का मौका मिलता है और वो अमित शाह है। मेरे ख्याल में जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है वो बिड कर रही है कि अमित शाह नेक्स्ट लीडर हों, मोदी जी के बाद नेक्स्ट लीडर अमित शाह हो, और ये उनको गैलरी प्ले करने दी गई है। कल इंडियन मीडिया पे जो सबसे ज्यादा चेहरा दिखाया गया है वो अमित शाह की श्रीनगर में मौजूदगी का दिखाया गया। ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि देयर इज समवन हु हैज द फ्यूचर इन बीजेपी, और मेरे ख्याल में बीजेपी जो है वो क्योंकि आरएसएस किसी और को फेवर करती है, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बीजेपी में से अमित शाह को फेवर करती है। मेरे ख्याल में ये उनके लिए गैलरी प्ले की जा रही है। होना कुछ भी नहीं आने वाले दिनों में, हो सकता है कि ये छोटा मोटा, जैसे वो पिछली दफा शुरली पटाखा इन्होंने किया था और मुंह की खाई थी, क्योंकि हमेशा से इनकी आदत होती है कि हम प्रधान बन जाएं इस एरिया के, इस रीजन के। जब ये जाते हैं म्यांमार कुछ नहीं कहता, जब ये जाते हैं बांग्लादेश कुछ नहीं कहता, जब ये जाते हैं नेपाल कुछ नहीं कहता, जब ये पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान से चपेड़े खा के फरवरी 2019 में जाते हैं। अब दोबारा से ये ऐसा शुरली पटाखा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर चुप करके बैठ जाएंगे और लेटर ऑन अपनी जो छाती है वो बॉलीवुड मूवीज देख देख के तो 56 इंच की करते रहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इस दफा फिर अगर इन्होंने कोशिश की तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जहां तक बात है प्रिपेयर्डनेस की, ईसा, आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट अ बिट बिकॉज आई वाज इन टच विद द सोर्स, माय सोर्सेज। Throughout night, Pakistan was on high alert
And this is the reply, this is the resolve. When it comes to political parties, I know India might be thinking कि शायद political domains में पाकिस्तान में कुछ चल रहा है. There is no political division at all. When it comes to political difference कुछ भी नहीं है. उसकी वजह यह है कि जब भी मुल्क के ऊपर इस तरह को मरहला आएगा जहां से कि इंडिया की तरफ से हम पीस लविंग कंट्री है. Just quickly एक point ऐड कर दें. Do you really think Amit Shah is the new face or is being made the new face? वो जो कहता है कि Bengalis, all the Bengalis are termites और इनको उठाकर मैं बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा, वो जो लव जिहाद वाली बात करता है, वो जो जिस किस्म का जो नफरत आमेज गुफ्तगू है अमित शाह की, do you think he's being propped up as the new face? He is the new face of BJP and he is the next prime minister और ये उसको माइलेज देने की कोशिश की जा रही है. कल से उसको इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसको प्रेजेंस देके उसको ये सारे का सारा जो खेल है उसमें एक कलीदी किरदार बनाया गया है. आज सुबह तक ऑब्वियसली मोदी जी तो सफर में थे. आज सुबह तक जो अमित शाह को गेम खेलने की वो खुली छूट दी गई है उसमें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, देयर इज अ फेस चेंज एंड दैट फेस इज गोइंग टू बी अमित शाह. स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस एंड टेक्निकली बीजेपी में 75 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं एंड टेक्निकली इट्स द मिड टर्म. इस थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसका मिड टर्म बनता है. 75 साल में आपने रिटायर होना है. अगर ये नियम ये तरीकाकार तोड़ दिया जाता है तो और बात है. एम्बेसडर साहब, अभी फैसल राजा साहब ने भी तस्करा किया कि जो डिसइंफॉर्मेशन लैब, हमने इसके हवाले से बात भी की थी, ये श्रीवास्तव ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये बैठे हुए थे, इनको किस तरीके से इनकी आवाज़ बंद की गई. ये जो काम है कि सैकड़ों हजारों वेबसाइट्स बनाकर इंफॉर्मेशन को लॉन्डर करना, अपने मखसूस मीडिया आउटलेट्स के जरिए, ANI के जरिए उसको एक ऑफिशियल कवर देना. अब यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो धरने एहतजाज हैं उनको ऑर्केस्ट्रेट करवाना और फिर उसको रिपोर्ट करना, फिर एम्पलीफाई करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हाईलाइट हमारे दफ्तर खारजा ने करना था. ऑल अलोंग ये जिन हम डॉसियर्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वेयर इज आवर फॉरेन ऑफिस? देखिए, मैं तो उस वक्त यूरोप में ही था, जर्मनी में था और फिर बाद में इटली में. जब ये डिसइंफो लैब जो यूरोप में सारा इन्होंने कायम किया था तो उसका डिस्कवर हुआ था और फिर उस चीज को खैर उनके मीडिया पे भी बहुत आया, लेकिन उस चीज को हमने पार्लियामेंटेरियंस तक, उनकी गवर्नमेंट्स तक, उनकी थिंक टैंक्स तक, उनके एकेडमिया तक, हर जगह पे ये सारी चीज फैली और उसमें इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव पे भी चला गया था. कुछ साल ऐसे रहा, फिर जाहिर है वो रीइमर्ज किया. सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे कि आपके पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं. अगर पैसा हो आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए या फेक वेबसाइट्स के जरिए. और फिर वो डिसइंफो लैब में तो ये भी कर रहे थे कि कुछ लोग जिनका इंतकाल हो गया था या जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे उनके नाम भी यूज करते थे एज एनालिस्ट और एज जर्नलिस्ट. तो वो सब कुछ है. देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो अब वक्त के साथ साथ जो है जदीद होता जा रहा है और उसकी अब जो है अब तो मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक उसमें यूज होना शुरू हो गई है. वो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, इवेंचुअली जिस तरह मैंने कहा, चीजें एविडेंस बेस्ड होती हैं. तो इवेंचुअली जब दूसरे मुल्कों के पास ये सब चीजें जाती हैं, हो सकता है शुरू में कई इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. ऑल्दो कि जो स्टेटमेंट्स मैंने देखी हैं जनरली सारे टेररिज्म को तो कंडेम करते हैं. टेररिज्म को तो पाकिस्तान भी कंडेम हम हमेशा करते हैं, बल्कि हम सबसे ज्यादा करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस. अभी देखें, फॉरेन ऑफिस की इस पे स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कंडोल किया है उन फैमिलीज के साथ और सारा जो है और वो जो जख्मी है उन सब के साथ. बिकॉज टेररिज्म के तो हमारे से ज्यादा खिलाफ कौन हो सकता है? जितना ज्यादा हमने सफर किया टेररिज्म से दुनिया में किस मुल्क ने किया है? अभी भी देखें जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें क्या इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है? अजीत डोभाल रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी आप एक मुंबई कर लें, लेकिन हम फिर बलूचिस्तान जो है ना उसको जो है वो आपके हाथ से ले लेंगे. है ऑफेंसिव डिफेंस का. बट आप अभी जाहिर है कि आप जो बात कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, डोंट यू थिंक कि ये हु स्टैंड्स विंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द डे, चाहे चिट्टी सिंहपुरा का वाकया हो, चाहे साने समझौता एक्सप्रेस हो, मुतअद्दिद वाकयात हैं जिसमें आखिर में आपको ये पता चला कि नहीं जनाब ये तो इंडिया का अपना रचाया हुआ खेल था. लेकिन यहां पर तो बात हो रही है कि कब कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल और न्यूक्लियर डोमेन में बात चली जाए. वहां पर जो सेंटिमेंट है उसको इतना बढ़ाया जा रहा है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ये क्या श्योरिटी या गारंटी है कि अगर दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कोई मिस एडवेंचर किसी एक मुल्क की तरफ से जो खुद को जोरावर भैंसा समझता है किया जाता है तो फिर वो न्यूक्लियर डोमेन में नहीं जाएगा, वो सिर्फ कन्वेंशनल डोमेन में ही रहेगा?
देखिए, यही तो चीज मैंने पहले भी कही कि इस वक्त इंडिया की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है और एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड वो बहुत जरूरी है। उनकी जाहिर जितना बड़ा वो मुल्क है और फिर न्यूक्लियर पावर होने के जो है न्यूक्लियर पावर होने के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, बिकॉज न्यूक्लियर पावर्स उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती जिस तरह से कोई एक बनाना रिपब्लिक अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में कर सकता है। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मोहतात तरीके से चलना होता है और खसूसन उस सिचुएशन में जहां पे दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इस वक्त आई थिंक बहुत जरूरत है एक समझदार राना किस्म के रवैये की। डिप्लोमेसी जो सी है उसको इस वक्त एक्टिवेट होने की जरूरत है नेचुरली, बिकॉज देखें इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स तो हैं ना जी दोनों साइड पे। अगर उनके पास कोई इस तरह के एविडेंस हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो वो पाकिस्तान से शेयर करना चाहें तो उसके चैनल्स मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारी एम्बेसी तो वहां पे काम कर रही है, एम्बेसडर हाई कमिश्नर नहीं है, डाउनग्रेड्स हो गए हैं वो उस वक्त से जब वो उन्होंने 2019 के जो यूनिलैटरल एक्शंस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद एम्बेसीज तो काम कर रही हैं। बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स भी होते हैं, फिर गुड ऑफिसेज जो उनसे हैं फ्रेंडली कंट्रीज के वो भी यूज हो सकते हैं और बहुत से मल्टीलैटरल चैनल्स भी होते हैं। तो इंडिया अगर ये वो समझता है कि जी कोई ऐसे कोई इन्वॉल्व है उसमें जिसमें कि उनको पाकिस्तान से मदद की जरूरत है, कोई ऐसे ग्रुप से इन्वॉल्व है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसके बहुत से चैनल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए उनको फिर वो जो उन चैनल्स के थ्रू और एक डिप्लोमेसी के थ्रू और एक जो नॉर्मल जो इंटरनेशनल लॉ के तरीके और उसके तहत कवानीन है ऐसी सिचुएशंस में वो बरूए कार लाने चाहिए और फिर उसको सारा ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये सब प्रोब होना चाहिए और एक उसके बाद फिर जो उसमें से एविडेंस के साथ जो चीज निकले उस पर बातचीत हो सकती है। सही। ब्रिगेडियर साहब, हाउ प्रिपेयर्ड इज पाकिस्तान? कितनी तैयारी है, कितना अहम है हमारा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का होना ना होना, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस रखना, और क्या गारंटी है कि कब कन्वेंशनल डोमेन से रवायती हथियारों की लड़ाई कब जोहरी हथियारों की लड़ाई में तब्दील हो जाए? जी आई थिंक इसमें जब शुभ टॉट हुआ तो चीज सामने आ गई थी। पहले कहा जाता था कन्वेंशनल वॉर की स्पेस है 15 से 30 दिन तक, और कई लोग आर्गू करते थे कि नहीं दो न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। शुभ टॉट के बाद आपने देखा भारत ने मिसाइल पोस्टिंग की 48 आवर्स में फिर they couldn't climb the escalation ladder or de-escalate. टेक्निकली टोटल ये स्पेस है कन्वेंशनल वॉर की। इसका मतलब है कि शॉर्ट स्विफ्ट जो है वॉर की तरफ दोनों ममालिक के पास ऑप्शन होता है। अभी आ जाते हैं कि तीन बड़ी ऑप्शंस क्या हैं डिस्कस हो रही है भारत में, और मेरा अपना एनालिसिस बीइंग द डेविल एडवोकेट। एक तो वो बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली वो मेरे ख्याल खत्म करेंगे मिशन वगैरह सारा, बिल्कुल आप कह रहे हैं व्हाटएवर इज लेफ्ट उसको भी वो कह रहे हैं जी खत्म कर दिए। दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी पे इकोनॉमिक वॉरफेयर के लिए दे में कंसिडर कि जिसको एब्रोगेट किया जाए ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर बने। और तीसरा मिलिट्री ऑप्शन है जिसके ऊपर काफी सारी बातचीत। अच्छा, कुछ मिसकैलकुलेशन कर सकता है भारत, उसकी वजह यह है कि 400 आ गए, दे थिंक कि लास्ट टाइम उस तरीके से नहीं था। फिर रफेल आ गया जिसपे बड़ा बुढ़ी ने कहा रफेल होता तो हम देखते, लेकिन दे डोंट नो कि जी पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप की है वेस्टर्न डोमेन में भी और न्यूक्लियर में भी, लाइक फतह सिस्टम्स हैं जो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अगर मिसकैलकुलेट करता है जो अभी नेक्स्ट आई थिंक 72 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल और क्रूशल, और जो हमने थोड़ा बहुत बातचीत की है डिफेंस के जो हमारे टेंटिकल्स हैं उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज रात को या कल जो है कोई इस तरीके से प्रेशर अभी यही है जी कि अगर आपने पुरानी प्ले बुक पे खेलना है, पुलवामा वाला जिस तरीके से हुआ था बालाकोट स्ट्राइक टाइप, तो उसका फायदा नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर जाए। तो इसका मतलब है कि फिर ये अगले 48 आवर्स कुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। और आपकी बात ठीक है कि बड़ी जल्दी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का ये जरूर रहा है कि आप जो है क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, और साथ साथ क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटरेंस भी है इंशाल्लाह ताला। बैटल हार्डन फौज है, और हम तो लास्ट टाइम भी वॉलंटियर किया था कि आप कॉल करें तो राइफल लेके, चाहे मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ, एज अ सोल्जर मैं लड़ूंगा। तो इधर आप देखेंगे लाइन लग जाएगी, यू विल फाइंड 1 मिलियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड सोल्जर्स रशिंग टुवर्ड्स द लेट्स से लाइन ऑफ कंट्रोल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला चाहे कि मच्छर तैयार करने चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि कब्ज के साथ काम नहीं चलेगा। सही। ब्रिगेडियर साहब, टेक्निकली कितना डिफरेंट होगा? हमारा पहले मशरकी बॉर्डर ही हॉट होता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें मगरबी बॉर्डर की तरफ फंसाया गया है, ले जाया गया है, और वहाँ पर मौजूद है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, और इस किस्म का मिस एडवेंचर जिसकी आप बात करें और आप कह रहे हैं कि लाइकली है अगले 72 घंटों में ऐसा कोई मिस एडवेंचर, तो ये जो हमारी अफवाज और हमारी इस वक्त फोर्सेस
बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में वो काम भी कर रही हैं जो गालिबन पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है। इनका रिस्पॉन्स मूव करना टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर, जिसमें आई थिंक तमाम वॉर में इस चीज कैटर की जाती है। और ये आप देखें पिछले 30 साल से हम टू फ्रंट पे ही हैं, उसमें अब कमी बेशी कहने होती रही है। बाकी भारत को रियलाइज भी करना चाहिए, जो जहाँ पे आई थिंक इक्वलाइज हुए थे, इसके 3 फ्रंट खुल गए हैं। चाइना के साथ दे हैड टू स्टैंड स्ट्राइक कोर्स से गई है फॉर्मेशन। लद्दाख में जब उनको फैंटी पड़ी थी तो दे हैड टू बीफ अप, तो वहां पे इन्फेंट्री की सख्त कमी है। आर्मर की यूनिट्स आगे गई हैं, आर्टिलरी की। और चाइना वाला फ्रंट बिल्कुल हॉट है, मतलब चाइना अगर कहीं गैप नजर आता है तो वहां पे एक्टिविटी। फिर अभी बांग्लादेश का भी एक फ्रंट खुल गया है जो नॉर्थ ईस्ट को इम्पैक्ट करता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को करता है। तो भारत शुड रियलाइज, आई थिंक, शुड थिंक, आई थिंक 10 टाइम्स अगर के पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट के कैलकुलेट करके जो है एक थिंकिंग की शायद उधर कुछ कमजोरी है, तो पाकिस्तान का इंशाल्लाह हैंडल इट। लास्ट टाइम भी आप देखें 2019 में भी वेस्टर्न बॉर्डर आपका ऑलमोस्ट इसी तरीके से था। तो वी आर गुड इनफ, और बैटल हार्डन फौज है, और एयरफोर्स, नेवी। और मैं वही कह रहा हूँ कि अभी शायद चाय की देगें पकानी पड़ेंगी पाकिस्तान से, तो एक कप ऑफ टी से काम चलेगा नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिस्पांस कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तमाम डायमेंशन में होगा, और इंशाल्लाह अप द एंटी एक स्टेप आगे ही होंगे इंशाल्लाह। सरप्राइज है। ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो बढ़ते खतरात हैं साउथ एशिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक लाइकली है कि किसी किस्म की सूरत हाल मिस एडवेंचर जो है वो इंडिया की तरफ से किया जा सकता है। राजा फैसल साहब, हम ज़ाहिर है कि इंडिया का जो रवैया देखते हैं वो तो उठाकर हर चीज़ का इल्ज़ाम फिल फौर पाकिस्तान पर लगा देता है। ये जो दासू 1 अटैक है, दासू 2 अटैक हुआ, फिर जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट है, सानिया समझौता एक्सप्रेस है, कोयटा सरीना की बॉम्बिंग है, कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला है, फिर पीसी गवादर का इंसिडेंट, सानिया एपीएस, एक के बाद एक इंसिडेंट्स। हमारे पास इररिफ्यूटेबल, अनडिनाइबल चीज़ें मौजूद होती हैं। कहाँ से, किस सेल से कितने पैसे अफ़गानिस्तान में, जलालाबाद में किस कॉन्सुलेट को भेजे गए, किस अफसर ने मीटिंग की, किसने मुख्तलिफ फैक्शंस का टीटीपी का मर्जर करवाया, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मजीद ब्रिगेड को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, इसको हाईलाइट करना तो हुकूमतों का काम होता है। 3 साल में ये जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, मौजूदा हुकूमत, डू यू थिंक के दे आर अप ऑन देयर टोज टू डू देयर जॉब, कि पॉलिटिकली, इंटरनेशनली और सफारती सतह के ऊपर दुनिया को बताएं कि इंडिया क्या कर रहा है? जो इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, इनके पीछे कौन है? देखिए ईसा, यस आई एग्री विद सर्टन एलिमेंट्स विच वर नॉट यूज्ड, जो कि स्टेप्स लेने चाहिए इस दफ़ा भी ये स्टेप्स लेने चाहिए। जबकि जैसा कि मैं अभी ये कहूँगा कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को सारे के सारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनको एक ब्रीफिंग देनी चाहिए जो कुछ भी हो रहा है इंडियन मीडिया पे, और साथ में ये कैसे पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले जितने भी डोसियर्स पाकिस्तान ने दिए हैं उनको फ्रेश करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा से पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जितने भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं और वो ममालिक जो कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान के शाना बेशाना लड़ते रहे हैं और पाकिस्तान को वो गर्दानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एलाय है टेररिज्म में, तो उन सारे ममालिक को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है और उनको भी ये सारे डोसियर्स दिखाने की जरूरत है। कैसे हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ा, कैसे वहां से टीटीपी को, बीएलए को, बीएलएफ को, आईसिस खोरासान को बार बार फैसिलिटेट किया जा रहा है, भारत की तरफ से फाइनेंस किया जा रहा है भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, और कैसे पाकिस्तान को डिफेंसिव ऑफेंस के तनाजुर में वो तकरीर जो कि हमें शास्त्रा यूनिवर्सिटी में अजीत डोवाल ने दी थी, वही अजीत डोवाल जो कि बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान को हम वेस्टर्न फ्रंट पे इंगेज करेंगे, और इस तरीके से उसको इंगेज किया जा रहा है। कड़ियां से कड़ियां मिला के सारे का सारा हमें दोबारा से पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान का जो मिशन है उसको बार बार इसको हाईलाइट करना चाहिए और पूरी दुनिया को अपने साथ रखना चाहिए। फेयर इनफ, देयर आर इकोनॉमिक एंडीवर्स व्हिच आर सीन बाय द पावरफुल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ कि जी भारत को वो समझते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है एंड वो हेड ऑन ले रहा है चाइना को, तो जब तक चाइना के खिलाफ हमारे अजाइम हैं उस वक्त तक हम भारत को इस्तेमाल करेंगे। इसी लीवरेज में भारत पूरी दुनिया में
टेररिज्म भी एक्सपोर्ट करता रहा, वो न्यूयॉर्क हो, वो कनाडा हो, वो अगर बात की जाए यूके की या ऑस्ट्रेलिया की, तमाम जगहों पे आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। वहां पे आपको बिश्नोई गैंग और कभी आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कभी गोल्डी बरार गैंग जैसे जो लोग हैं वो आरएसएस और रॉ की मदद से वहां पे एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं और उनको कुछ नहीं कहा जाता। सही। एम्बेसडर साहब, 2 क्विक क्वेश्चंस। एक तो नरेंद्र मोदी जब लाल किले के सामने खड़े होकर फखरिया अंदाज में कहता है कि मैं बलूचिस्तान में लोगों से, नागरिकों से राब्ते में हूं, मैं पाकिस्तान के कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में राब्ते में हूं, उसको एक्सपोज किसने करना है? दूसरा, इन केस ऑफ एनी मिस एडवेंचर, पाकिस्तान कौन से फ्रेंड्स हैं जिनके ऊपर बैंक कर सकता है, इंक्लूडिंग चाइना, यूएस, या कौन से ममालिक हैं इंक्लूडिंग जीसीसी जो इसमें इस जंग की सूरत हाल में चीजों को टोन डाउन करने में मदद दे सकते हैं? देखिए, मोदी की जिस तरह की स्टेटमेंट्स की आपने बात की है, तो वो स्टेटमेंट्स तो खुद ही जो जाहिर है पूरी दुनिया का मीडिया उनको कवर करता है, और जाहिर हम भी उनको एक्सपोज करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स होते हैं उसमें स्टेटमेंट्स के जरिए भी, और फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए भी मुख्तलिफ तरीके से, और हाई लेवल जो मीटिंग्स हैं उनमें भी, फिर मल्टा जो दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी हम करते हैं। वो सारा तो डिप्लोमेसी का एक तरीका कार है, उसमें करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो उसमें हमारे दोस्त ममालिक, तो देखें जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, जिस तरह चाइना है, सऊदी है, यूए, ये वो ममालिक हैं जिनकी कोशिश होती है इस तरह के मौकों पे सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए, और दोस्त जो बेस्ट तावन कर सकते हैं ऐसे मौके पे वो यही कर सकते हैं। जो ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं ना, बहुत अहम होती है। ये पिछली बार भी जो है, कई चीजें मैं नहीं मेंशन कर सकता, लेकिन जब भी पिछली बार भी जब ये वाकये हुए थे सारे, और उस वक्त बहुत से मुल्क जो हैं फिर उसको डिफ्यूज करने में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो राब्ते का जो है जरिया बने हुए थे। और जाहिर है कि उसमें आपके दोस्त मुल्क होते हैं, वो होते हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, और दोनों तरफ से वो इस तरह के मुल्क बीच में आते हैं। तो बिल्कुल अभी भी बहुत से पाकिस्तान की दुनिया में बहुत दोस्त हैं, लेकिन उन सब की कोशिश क्या होती है? उनकी कोशिश होती है कि एक क्राइसिस जो है इस तरह का, उसको कन्फ्लैग्रेट ना होने दिया जाए, ख़ुसूसन के क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो इसलिए जो असल चीज़ है ऐसे मौके पे, वो अहम चीज़ ये होती है कि आप एक ऐसी प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी करें कि जिससे वो क्राइसिस जो है वो डिफ्यूज हो। उस वक्त कोई मुल्क जो है रिस्पॉन्सिबल एक्ट ना करे, जिस तरह इंडिया अगर अपने बयानात से वो थ्रेटन कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस तरह की कोई चीज़ ना हो। और अगर वो कोई पिछली बार जिस तरह स्ट्राइक्स जब उन्होंने की थी और उसका जवाब उनको मिला था, तो उसके बाद भी एक बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी दुनिया में चली थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मुल्क शामिल थे इस चीज़ से रोकने के लिए कि आगे फिर ये मजीद बढ़ ना जाए। स्ट्राइक से बात तो फिर तक पहुंच सकती है, और फिर उससे आगे जाहिर है कि आपको पता न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान फिर किस किस्म की चीज़ें मुमकिन है। तो इस बार भी जो आपके हमारे दोस्त मुल्क हैं, वो दुनिया में भी अमन रहे, तो बिल्कुल वो जो है अपनी पूरी कोशिशें करेंगे इस चीज़ पर। ब्रिगेडियर साहब, क्विक रिस्पांस चाहिए। हमें मालूम है बलूचिस्तान में लोगों का एहसास महरूमी, लेकिन ये भी मालूम है कि एहसास महरूमी वो दरख्त नहीं है कि जिस पे M4 गन उगती हो, जिस पे नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल सेंसर्स, बड़ी लॉन्ग रेंज की वॉकी टॉकीज़ और स्नाइपर गन्स उगती हों। तो ये सारे जो फराहम किए जाते हैं, और वो उसके पीछे कौन से ममालिक हैं, कौन सी एजेंसीज हैं, उनको एक्सपोज करना किसका काम है? आई थिंक यू आर राइट। पहले भी जब असद छोड़ा गया अफगानिस्तान में बाइडेन स्टेशन में, बड़ा डिलिबरेटली किया गया था। फिर भारत को मौका मिला, बिकॉज तालिबान को कुछ गलतफहमियां थी उसके अंदर, दे प्लेड इट, और पाकिस्तान ने बड़ा रेजोल्यूटली आई थिंक जवाब दिया है वेस्टर्न फ्रंट पे। इवन ईरान से जब गलतफहमी हुई तो कम से कम मिलिटरीली हमने रिस्पॉन्ड किया। ये बड़ा क्लियर है कि जो लड़ाई है इंशाल्लाह ताला उसके लिए मिलिट्री भी तैयार है, और बाकी एक्सपोज करना आई थिंक बड़ा जरूरी है। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ, अभी तो इंडियन मीडिया खुद बोल रहा है कि आप क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, और जी इधर से लेट्स से आर्टिस्ट जा रहे हैं और थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं। जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपना जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, तो ये नफरत जो है आई थिंक आरएसएस ने बोई है, ये इट इज परमिटेड इनटू एटलीस्ट जो हिंदू माइंड है, सॉरी टू से, और बेसिकली भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, और अभी भी कश्मीर से, ऑक्युपाइड कश्मीर से यही आवाज आ रही है कि आपने करना तो हिंदू मुस्लिम ही है बेसिकली, मजीद इनको अंडरमाइन करना है, मजीद दबाना है। तो मेरे ख्याल में तैयारी होनी चाहिए, और बाकी जो है एक्सपोज करना आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट का भी काम है। और भारत अगर लेट्स से डिप्लोमेटिकली नहीं चाहता
टू हेल विद इट। तो हमारी भी आई थिंक ये ख्वाहिश होनी चाहिए, जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं करता पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बात फिर अगर होगी तो फिर बैरल सही। वक्त मेरे पास और खत्म हो इंशाल्लाह गया। पाकिस्तान ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, राजा फैसल साहब, एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल साउथ ईस्ट एशिया में अनफोल्ड हो रही है, जो साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में इस वक्त सूरत हाल है, ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि एक पोटेंट मिलिट्री फोर्स क्यों ज़रूरी है। भारत कोई भी इंसिडेंट का बहाना बनाकर जैसे अपने दीगर हमसायों को बुली करता है, पाकिस्तान भी एक तरनवाला बन सकता है। और साथ ही ये भी स्टार्क रिमाइंडर है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वही काम करें और उनका जो पॉलिटिकल किरदार है वो जिस हद तक मिनिमाइज हो सके। और जब पाकिस्तान के डिफेंस की बात आए, तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर हम वतन अजीज़ की हिफाजत करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।